नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है ये एक रिविजनल क्लास है ऑफ क्रिमिनल लॉ। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे लिखा है क्रिमिनल लॉ क्या होता है। आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, इन तीनों को मिला के हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि ये आगे वीडियो कैसे डील करने वाली हूँ मैं। इसमें मैंने पहले तो प्रीवियस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ करवाए थे और जनरल एक्सेप्शंस, तो इस वीडियो में स्टार्टिंग में जनरल एक्सेप्शन से ही कर रही हूँ। बट इसमें एमसीक्यू नहीं है। इसमें जो सेक्शन है 76 से लेके 106 उनको मैंने कंसेप्चुअली डील करने की कोशिश की है, बट वो भी वन पॉइंटर में इसलिए बनाया है क्योंकि ऐसे जो पीडीएफ्स होते हैं, ऐसे नोट्स जो होते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले रिवाइज़ करने के लिए बेस्ट होते हैं। और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें अगर इतना बड़ा पैराग्राफ है तो आप उसको कंसाइज करते करते यहाँ तक लेके आइए। समझ रहे हैं? यानी कि पैराग्राफ में अगर 10 लाइन है तो और आप उसको कंसाइज करके 2 लाइन्स में लेके आ गए तो समझ लो कि बस तब आपका काम डन है। अगर इस तरह का नोट्स आप बनाएंगे तो आपके वो प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इन द एंड यही मैटर करता है कि आपका जो जो भी टू द पॉइंट आंसर है, कहते हैं ना टू द पॉइंट लिखना है, वो टू द पॉइंट जो है वो आपको मिलेगा कैसे। एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले जो पूरा वास्ट उसका एनालिसिस होता है ना, वो देखना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी हम पहले तो फिर आईपीसी के में जो कंसेप्ट है वो आपके सामने रखूँगी, सब 1 पॉइंटर्स में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। उसमें उसके अलावा तो मतलब पूछने के लिए तो खैर अब मैं एकदम 100% तो नहीं बोलूँगी, बट येस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारे वो चीज़ें कंसिस्ट हैं, इसी उसी को मैंने इसमें रखा हुआ है। और उसके बाद देखो सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पे मैं इस तरह कंसेप्चुअली आपके लिए बना के नहीं लाई हूँ, वो मैं पहले ही बता दूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए एविडेंस को और सीआरपीसी और आईपीसी को भी, ये सब ना मेजर लॉज होते हैं, वास्ट सब्जेक्ट्स। तो इनको आप अगर सोचें कि हाफ एन आवर के किसी वीडियो में या 1 घंटा, 1 घंटा तो ठीक है, बट आधे घंटे की किसी वीडियो में कंसेप्चुअली इनको क्लियर कर देना, बहुत अच्छे से समझा देना, आई डोंट थिंक दैट वुड जस्टिफाइड इट। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि बच्चे के दिमाग में अच्छे से बैठे। तो आई नेवर डू दिस थिंग विद माई स्टूडेंट्स। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं चाहे मुझे 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लग जाए, अगर कोई टॉपिक उठाएंगे तो उसको अच्छे से डील करेंगे। और अभी क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है इसलिए मैं ऐसा एक 1 पॉइंटर नोट्स लेके आई हूँ, जिसके थ्रू मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने चाहिए। और इस चीज़ पे हम कभी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स कैसे रहे और किस टाइप से हम नोट्स बनाए कि पीटी मेंस दोनों में हमारे काम आ जाए वो। ठीक है, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। 3 सब्जेक्ट्स इसमें डील करेंगे। येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो के बाद आपका पुलिस एक्ट का अगेन मैं एक वीडियो लाने जा रही हूँ। आपको पता ही है कि इसके पहले ही भी मैंने उत्तराखंड पुलिस एक्ट को चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से डील करके रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मेरा एम ये है कि पुलिस एक्ट को भी मैंने ऐसे ही कंसाइज कर दिया एकदम 1 पॉइंटर्स में। जो कि 88 सेक्शंस है उसको मैंने 10 से 14 से 15, बस मैक्सिमम 15 पेजेस में पूरा कर दिया। उसकी पीडीएफ और ये पीडीएफ दोनों आपको नीचे मिलेगी। और जिसको हम लास्ट मोमेंट पे अगर देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर से पीडीएफ को देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे एकदम फ्री में है, आप जाओ देखो। ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर गोइंग टू कॉस्ट फॉर पीडीएफ्स एंड अदर थिंग्स। एंड तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था कि आगे कैसे डील करने वाले हैं, है ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कारण मैं बता चुकी हूँ कि पिछला वीडियो जनरल एक्सेप्शंस के एमसीक्यूज थे, इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है कि अब इस बार थोड़ा कंसेप्ट समझाते हैं बच्चों को। बट दैट टू 1 पॉइंटर में है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम आपका एकदम सामने है, 2 दिन बाद ही है। तो देखो, जनरल एक्सेप्शन में जो पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 76, राइट। तो 76 डील करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। आपको यही ध्यान रखना है कि 76 डील करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। यहाँ जो पर्सन है दैट पर्सन इज बाउंड बाय लॉ, राइट। इतना याद रखना, इसी पर से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सेक्शन 77 देखते हैं। तो देखो 77 और 78 इन दोनों में जज से रिलेटेड चीज़ है। एक में तो जज खुद है व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, दैट इज 77, और 78 में जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है।
78 के सामने मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था कि हैंगमैन लिख लेना। हैंगमैन वाला इलस्ट्रेशन जनरली मैंने सारे एग्जाम्स में देख रखा है, ठीक है। तो अगर आपका उत्तराखंड एपीओ या किसी भी जुडिशियल एग्जाम में हैंगमैन वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये सब तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये सेक्शन 78 से डील करता है, ठीक। उसके बाद 79 जो है वहाँ पे पर्सन जस्टिफाइड, जो पर्सन है वो जानता है कि दैट पर्सन इज जस्टिफाइड बाय लॉ। यहाँ पे थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि नो लीगल ड्यूटी बट जस्टिफाइड। बात ये है कि वो फील करे, वो जाने कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ जस्टिफाइड बाय लॉ है ये, इस वजह से यहाँ पे डिफेंस ले सकते हैं। देखिए पूरा सेक्शन यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि मैं अगेन आपको बोलती हूँ ये 1 पॉइंटर है ना। तो ये ज़्यादा उन बच्चों को ही हेल्प करेगा जो पहले से पढ़ चुके होंगे सेक्शंस, क्योंकि फिर अगेन वही बात आती है, मैं अगर सोचूं 10 मिनट में मैं जनरल एक्सेप्शंस पूरा आपको समझा दूं, एक एक सेक्शन को कंसेप्ट क्या है ये क्या है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये तो नाइंसाफ़ी होगी, तो ये तो हम करेंगे भी नहीं। ओके, नाउ सेक्शन 80। सेक्शन 80 से आपको याद रखना है एक्सीडेंट। सेक्शन 80 से क्या याद रखना है? एक्सीडेंट। 81 से क्या याद रखना है? नेसेसिटी, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सीडेंट किस सेक्शन में, 80 में है, और नेसेसिटी किस सेक्शन में, 81 में है। अब इसके जो बहुत की पॉइंट्स है सेक्शन 80 के वो आप देख लो। सेक्शन 80 में पहले है एक्ट शुड बी लॉफुल। जो एक्ट आप कर रहे हो, एक्सीडेंट का डिफेंस लेना है, तो जो एक्ट आप कर रहे हो दैट शुड बी लॉफुल। अनलॉफुल एक्ट करके आप एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं लेंगे। नो क्रिमिनल इंटेंशन, इंटेंशन शुड नॉट बी क्रिमिनल, ठीक है। या फिर आपको नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए। नो क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, क्रिमिनल इंटेंशन एब्सेंट होना चाहिए, नॉलेज दोनों चीज़ें एब्सेंट होनी चाहिए। लॉफुल मैनर और लॉफुल मीन्स, आपका जो तरीका है दैट शुड बी लॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर कॉशन, ये जब सारे इंग्रेडिएंट, देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड, अगर वो हमारी बेयर एक्ट से आ गए तब तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा चांसेस उसके रहते भी हैं। बट मान लो उन्होंने खुद से इलस्ट्रेशन बना के आपको दे दिया, ठीक है, जैसा कि आप डीजेएस या हरियाणा वगैरह में, एमपी में कहीं पे भी कर सकते हैं वो, तो ज़्यादा चांसेस इन स्टेट्स में ही रहता है, खासकर डीजेस में। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो भी आप क्वेश्चन सही कर लोगे। क्यों सही कर लोगे? क्योंकि आपको ये इंग्रेडिएंट्स पता है इसके, ठीक है। और जिसको इंग्रेडिएंट नहीं पता है वो कंफ्यूज कि ये तो पता है जनरल एक्सेप्शंस में है, पर किस सेक्शन में लाई कर रहे हैं और कौन सा एक पॉइंट है जो उस क्वेश्चन को इस सेक्शन से उठा के उस सेक्शन में पहुंचा देगा। इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे और इसे आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक्ट शुड बी लॉफुल, नो क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, लॉफुल मैनर मीन्स प्रॉपर कॉशन। नेक्स्ट देखो 81 बात करता है नेसेसिटी की। इसमें भी सेम, नो क्रिमिनल इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। एक्ट कैन कॉज हार्म बट डन टू प्रिवेंट अदर हार्म, एक्ट जो किया मैंने वो हार्म कॉज कर सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए वो एक्ट किया टू प्रिवेंट अदर हार्म, किसी दूसरे हार्म से बचने के लिए मैंने ये एक्ट किया कि चलो, कहते नहीं है कि एक बड़ी क्षति है, उसके बजाय कोई छोटी सी क्षति आप कारित कर लो जिससे कि आपका काम हो जाए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आता है क्वींस वर्सेस डडले स्टीफेंस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉर्ड कॉलरिज थे, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था। और इसमें ये भी कहा गया था नेसेसिटी डज नॉट जस्टिफाई किलिंग ऑफ अ पर्सन। तो इस केस में देखो वही चीज़ था जहाँ पे वो सब लोग एक बच्चे को मार के खा जाते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ये वो, तो उसमें ही ये कहा गया कि नेसेसिटी डज नॉट जस्टिफाई किलिंग ऑफ अ पर्सन। नाउ देखो नेक्स्ट है चाइल्ड से रिलेटेड 2 सेक्शंस हैं, मैं पिछले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, इसमें फिर से बताती हूँ। 1 is 82, सेकेंड इज़ 83। 82 इज़ डोली इन कैपेक्स, 83 इज़ डोली कैपेक्स। यहाँ पे एज आपकी 7 साल या उससे कम, और बल्कि आप समझ लो 7 से कम के बच्चों को ही डील करते हैं। और जैसे ही आप 7 साल के होते हो या उससे बड़े 12 साल तक, तो वो सेक्शन 83 में आ जाते हैं आपके 7 से 12 वाले, जिनको डोली कैपेक्स बोलते हैं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से डील करता है एक सेक्शन 84। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो था दैट वाज मैग्नॉटन्स केस, क्योंकि उसमें उन्होंने लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी दोनों के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था, ठीक है। और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में लीगल इंसैनिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ये भी मैं पिछले MCQ वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं 2 सेक्शंस 85, 86, ठीक है। 85 में क्या है कि वो इनकेपेबल ऑफ जजमेंट, उसको समझ नहीं आता है कि जो मतलब निर्णय लेने में वो अक्षम हो जाता है क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड है, उसको नशा कराया गया है। इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन होता है, तभी आप डिफेंस लोगे, ठीक है। एंड इनकेपेबल इन नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, जो एक्ट वो करने जा रहा है उसका भी उसको अंदाज़ा नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है कि जो एक्ट करने जा रहा है उसका क्या रिजल्ट होगा या क्या चीज़ है।
सेक्शन 86 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद और काफ़ी थोड़ा सा डीप में जाने के बाद ये चीज़ समझ में आती है कि 86 में एक रूल ऑफ प्रिजम्स, यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि 85 86 में किस सेक्शन में रूल ऑफ प्रिजम्पशन है, किस में प्रिज्यूम किया जा रहा है, तो रूल ऑफ प्रिजम्पशन 86 में है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे आई डोंट थिंक उत्तराखंड एपी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, बट इसके अलावा कोई भी एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगेन मैं बोलती हूँ डीजीएस जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगर आपको सेक्शन के अंदर की कुछ चीज़ें पता होंगी तभी आप ये समझ पाएंगे कि 86 में रूल ऑफ प्रिजम्पशन है, ठीक है। और रिक्वायर पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज टू डू, तो यहाँ 86 और 85 में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो काम हुआ है उसके लिए एक पर्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज की ज़रूरत थी, ठीक है, तो वैसा ऑफेंस हुआ है। अब देखा जाएगा कि डिफेंस लेना है इंटॉक्सिकेशन का कि नहीं। और 85 में दैट पर्सन इज़ इनकेपेबल ऑफ जजमेंट या इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, यही दोनों एक वाइड अभी डिफरेंस बता रही हूँ। तो ये आप समझ लेंगे तो पीटी में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। वैसे भी ये थोड़े सिंपलर पार्ट्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया 3 सेक्शन इससे डील करते हैं, 87 88 89। पहले तो ये याद रखो, ये पूरा अपने आप में एक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 87 88 89, ये तीनों कंसेंट बेस्ड सेक्शंस हैं, ठीक है। कंसेंट बेस्ड सेक्शंस 90 और 92 भी हैं, बस 92 में ये है कि कंसेंट नहीं दी जा रही होती है और बाकी चारों में कंसेंट दे रहे होते हैं। तो देख लो, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। 87 में क्या है, नो इंटेंशन, आपका इंटेंशन नहीं है, ना आपको नॉलेज है किस चीज़ का, ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ना आपका इंटेंशन था ना नॉलेज था कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे किसी की डेथ हो जाएगी या उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस सेक्शन में जो इलस्ट्रेशन है वो फेंसिंग वाला है। इलस्ट्रेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आपने पहले भी देख ही रखा होगा। 88 में क्या है, नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, यहाँ पे क्या थी, नो इंटेंशन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। बस 88 में क्या है, नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, यहाँ पे कंसेंट प्लस गुड फेथ दोनों है ना। और पर्सनस बेनिफिट, जो काम मैं करने जा रही हूँ मेरा पहली चीज़ तो इंटेंशन नहीं है कि सामने वाले की डेथ हो जाए, दूसरा उसके बेनिफिट के लिए मैं ये काम करने जा रही हूँ। जैसे एक डॉक्टर, ये नीचे लिखा भी है, जैसे सर्जन वाला इलस्ट्रेशन था जिसमें उसने सर्जरी कर दी थी ताकि सामने वाले बच्चे की जान बच जाए, है ना। और इसमें उसने कंसेंट हो या ना हो, फिलहाल अगर कंसेंट नहीं है तो वो 89 में फॉल होता है, कंसेंट हो तो 88 में फॉल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो उसका इंटेंशन अच्छा था बट बच्चे की डेथ हो जाती, फिर भी वो डिफरेंस यहाँ पे ले सकता है। अच्छा, यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट, अगेन ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता उत्तराखंड एपीओ में पूछेगा, बट अगेन आपके जुडिशरी एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ कंसेंट इन सेक्शन 88। तो यहाँ पे 12 साल या उससे ऊपर की उम्र के जो बच्चे हैं उनको कवर किया गया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन सर्जन वाला है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 89। 89 गुड फेथ की बात करता है। यहाँ पे आपका गुड फेथ होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं वो आप मन से, मतलब गुड फेथ में हो वो चीज़। और बेनिफिट ऑफ चाइल्ड या इंसेन पर्सन, जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो कोई इंसेन है या कोई चाइल्ड है उसके बेनिफिट के लिए करने जा रहे हैं। कंसेंट है, किसकी कंसेंट है, गार्जियन की है, ठीक है, गार्जियन की कंसेंट है, बच्चे की कंसेंट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। इलस्ट्रेशन, यहाँ पे जो स्टोन ऑपरेशन बाय सर्जन किया जाता है, यहाँ पे फादर की कंसेंट रहती है कि चलो बच्चे का ऑपरेशन कर दो, मेरे बच्चे को स्टोन है उसकी सर्जरी आप कर दीजिए। और बच्चे की जाहिर सी बात है कोई कंसेंट नहीं थी और बच्चे की डेथ हो जाती है, तो भी इस सिचुएशन में डिफेंस लिया जा सकता है अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो। एक बार इलस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर है सेक्शन नंबर 90, यहाँ पे भी कंसेंट गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, ये थोड़ा इजी है। 90 में फियर, डर या मिसकंसेप्शन इसकी बात की गई है, ऑफ इंसेन पर्सन या ऑफ चाइल्ड, ठीक है ना। जो आपको कंसेंट दी गई है वो फियर या मिसकंसेप्शन में दी गई है। उसके बाद नो कंसेंट, यानी सेक्शन 92 में कंसेंट की कोई बात नहीं है। और हाँ, यहाँ पे गुड फेथ है, आपका कंसेंट नहीं है बट आपका गुड फेथ है फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन। कौन पर्सन है उससे मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे जनरली सारे लोग कवर होते हैं। जैसे चाइल्ड और इंसेन ऊपर वाले सेक्शन में कवर होता है, ठीक है ना। तो 92 में क्या है कि सारे ही लोग कवर होते हैं, ठीक है। नेसेसिटी विदाउट कंसेंट, ये भी इसमें एक कंसेप्ट है, नेसेसिटी है पर कंसेंट नहीं है, इस वजह से लाइबिलिटी नहीं होगी, यू विल नॉट बी लाइबल, क्योंकि ज़रूरत थी भले ही वहाँ पे कंसेंट नहीं थी। इसका इलस्ट्रेशन, 4 इलस्ट्रेशंस इसमें हैं और 4 के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर एक बार देखेंगे।
अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बन सकता है मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट, अगर सिर्फ पिक्यूनरी बेनिफिट यानी मॉनेटरी बेनिफिट ही है तो क्या उसको बेनिफिट की कैटेगरी में डाला जाएगा? तो मेयर मतलब होता है सिर्फ, तो सिर्फ पिक्यूनरी बेनिफिट ये कोई बेनिफिट नहीं है अंडर सेक्शन 88, 89 और 92। नाउ सेक्शन 91 ऑफेंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ हार्म कॉस्ट। देखिए मैंने, आप देख रहे होगे मैंने सीक्वेंस वाइज यहाँ पे सेक्शंस नहीं लिखे हैं, मैंने उस तरह से लिखे हैं जिस तरह से 2-3 सेक्शन को क्लब करके हम साथ में याद कर सकें। सीक्वेंस वाइज का कोई मतलब नहीं है लॉ में, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंसली जैसे दिए हैं वो कुछ जगह ही है जहाँ पर वो हमारी हेल्प करते हैं, अदरवाइज बहुत हैफजर्ड फॉर्म में है जिसको हमें समझना होता है। नाउ ऑफेंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ हार्म कॉस्ट, तो ये प्रोवाइजो टू सेक्शन 87, 88, 89 ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेक्शन इज कंसिडर्ड और टू विच सेक्शन वी कैन से दैट इट इज़ द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 87, 88, 89, तो दैट इज सेक्शन नंबर 91। यहाँ पे इलस्ट्रेशन मिसकैरेज वाला है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन ये है कि ऑफेंस इंडिपेंडेंट ऑफ हार्म कॉस्ट, ऐसे ऑफेंस करते हैं जो हार्म जिस तरह से किया जाए उससे वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट सेक्शन 93 कम्युनिकेशन पे डील करता है कि कम्युनिकेशन यहाँ पे गुड फेथ में बनाई गई। देखिए जहाँ पे भी गुड फेथ होगा वहाँ पे यू कैन टेक द डिफेंस, बशर्ते गुड फेथ हो और बाकी भी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे सेटिस्फाई होते हो। जैसे कि यहाँ कहते हैं कम्युनिकेशन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, ठीक है, आपने जो मुझसे कोई बात कही आपने मेरे बेनिफिट का सोच के कहा उसको, और हार्म हो के, जैसे आपने मुझसे कोई ऐसी बात कह दी जिसको सुनने के बाद मान लीजिए डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आप ये सोच के उसको नहीं बोले कि मैं बता दूँ तो उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन टेक द डिफेंस। यहाँ पे भी इलस्ट्रेशन सर्जन वाला है, उसको आप ज़रूर देखेंगे। नाउ सेक्शन 94 एंड 95, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह से मैंने पॉइंटर सिखाया है। ये पता है एक एक वर्ड अपने आप में एक क्वेश्चन कंस्टिट्यूट करता है। जैसे कि पहला तो ये ध्यान रखिए किस सेक्शन में कंपेल किया जा रहा है आपको, तो कंपेल करते हैं 94 में। और ट्रिफल्स यानी जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत क्षुद्र चीज़ें होती हैं जिनका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आप कोर्ट को परेशान नहीं कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके जाओगे तो ऐसे तो कोर्ट कभी एंटरटेन नहीं करेगी। उसी चीज़ को यहाँ पे कहा है कि ट्रिफल्स पे ध्यान नहीं देती। ट्रिफल्स मतलब बहुत स्लाइट हार्म, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम है दैट इज़ डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। और उसके बाद 94 में ड्यूरेस है, यानी किसी को कंपेल करना, किसी को मतलब फोर्स करना कोई काम करने के लिए। इसमें जो मैक्सिमम दैट इज़ एक्टर्स में इनवाइट ऑफ एक्टर्स नॉन एस्ट मेंस एक्टर्स। इसका एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट व्हाट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ ड्यूरेस, तो ये आप बोल सकते हो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट और मर्डर, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई कंपेल करा के स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस करा देता है तो आप उसमें डिफेंस नहीं ले सकते हो ड्यूरेस का, और अगर या तो आपको कोई कंपेल करके मर्डर करा देता है किसी का तो भी आप यहाँ पे ड्यूरेस का डिफेंस नहीं लेंगे। नाउ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके ज़रूर से आएंगे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में देखो 97 तो 96 से ही स्टार्ट है, बट मैंने 97 यहाँ पे लिखा है क्योंकि 96 कुछ नहीं है, वो बस जो आप बोल रहे हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस वही है। 97 में बोलते हैं बॉडी एंड प्रॉपर्टी, जो हमारा प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है वो बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के अगेंस्ट होता है, ठीक है। और मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों के अगेंस्ट हमको अवेलेबल है। देखो 98 क्या कहता है, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि अनसाउंड पर्सन कोई है, मान लो वो आके मुझ पे हमला कर रहा है और उसका हमला ऐसा है कि इट कैन टेक माय लाइफ, तो देखो उसको तो डिफेंस मिल सकता है, मिलेगा ही अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, बट ऐसा नहीं कि वो अनसाउंड है तो मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इलस्ट्रेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस में कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको भी डिफेंस अवेलेबल है, आपको भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं सोचोगे आप कि उस बेचारे को तो दिमाग कम है तो मैं क्या करूँ, मुझे मार दो चलेगा, ऐसे नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 99। सेक्शन 99 नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस की चीज़ें बताता है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से सेक्शन में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ठीक है, तो दैट इज सेक्शन 99। इसके आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, ये सब वो कंडीशन है जिसमें आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, पुलिस ऑफिसर या और भी कोई पब्लिक अथॉरिटी, उससे आप हेल्प ले सकते हो, तो भी ऐसे में आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसका एक्सटेंड कहाँ तक होता है, नो मोर हार्म देन नेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपके ऊपर जितना अटैक किया गया है,
जो भी आपको चीज़ लगती है कि इस चीज़ से मेरी लाइफ डेंजर में है या मेरी प्रॉपर्टी डेंजर में है, उतना ही आप उसको वापस करोगे, हार्म इन्फ्लिक्ट करोगे उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा या फिर कोई और बहुत छोटी सी चीज़ की और आप उसका मर्डर ही कर दिए कि इसने मुझे मेरे ऊपर अटैक किया, तो नाउ आई एम गोइंग टू किल दैट पर्सन। ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे लिखा है नो मोर हार्म देन नेसेसरी, उतना ही हार्म करोगे जितना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एंड प्रॉपर्टी दो तरह की है, वो हमने 97 में देखा था। बॉडी के अगेंस्ट जो प्राइवेट डिफेंस है वो दो सेक्शन में डील होती है, सेक्शन 100 एंड 102। और प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट जो हमारा प्राइवेट डिफेंस है वो दो सेक्शन में कवर होता है, 103 और 105। ठीक है, अब ये आप सबको ही पता होगा, काफ़ी इजी भी है, बस आपको ग्राउंड्स याद रखने हैं क्योंकि ग्राउंड्स पे क्वेश्चन पूछेगा। तो 7 ग्राउंड से हमारा कि कब हम किसी की डेथ कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ऐसी कोई चीज़ हो तब हम उसकी डेथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड 4 ग्राउंड्स हैं कि अगर ये 4 चीज़ें होती हैं, हमारी प्रॉपर्टी को हार्म पहुँचाने की कोशिश की जाती है, देन वी कैन कॉज द डेथ। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट से लेके 6 तक सब असॉल्ट यानी हमला जो है वो किया जा रहा है। पहला जो है इन सब का रिजल्ट क्या है कि ऐसा हमला हुआ जिससे आपको लगता है कि आपकी डेथ हो सकती है। सेकंड है कि जब आपको लगता है कि ग्रीव असॉल्ट हो सकती है। थर्ड रेप। फोर्थ अननेचुरल लस्ट। एंड फिफ्थ इज किडनैपिंग या एबडक्शन, आपके ऊपर ऐसा हमला किया गया कि आप किडनैप हो जाओगे या आप एबडक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट इज असॉल्ट, ऐसा किया गया कि आप रॉन्गफुली आपको कोई कन्फाइन कर ले। देखो पता है उस पर क्वेश्चन कैसा आता है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जगह ना वो ऑप्शन में आपको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट दे देंगे। बस आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा ये तो, क्योंकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रेस्ट्रेंट दोनों साथ ही साथ चलते हैं, दोनों एकदम बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 100 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं है। मैं फिर से बोलती हूँ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं है, कन्फाइनमेंट है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में या कोई ऐसा एक्ट किया जाए जैसे किसी के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है, तब ऐसी 7 सिचुएशन में आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो टू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन हु इज़ अटैकिंग यू। और प्रॉपर्टी में देखो 103 में 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में रॉबरी की जा रही है या हाउस ब्रेकिंग एट नाइट किया जा रहा है या कोई मिस्चिफ है बाय फायर और थेफ्ट मिस्चिफ या हाउस ट्रेसपास है जिसका रिजल्ट वो इस ग्रेविटी के का है कि उसका रिजल्ट डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। अब देखो 102 एंड 105, 102 और 5 एकदम सेम है, बस कुछ कुछ डिफरेंस है। इसको वैसे आप एक बार बेयर एक्ट से ज़रूर देख लीजिएगा, बस ऐसे सरसरी निगाह में देखना है। तो 102 कहता है कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस, यानी आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो कब शुरू होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर और टू बॉडी अराइजेस, जैसे ही आपकी बॉडी के अगेंस्ट डेंजर अराइज होता है वैसे ही आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से प्रॉपर्टी में ये है कि जैसे ही आपका एप्रीहेंशन यानी जैसे ही डेंजर स्टार्ट होता है आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वैसे ही आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, यहाँ क्वेश्चन आता है कि कब तक कंटिन्यू रहेगा। टिल द डेंजर कंटिन्यूज, जब तक वो डेंजर कंटिन्यू रहता है तब तक वो भी चलेगा। जैसे अगर वो डेंजर खत्म, मान लीजिए कोई आपको मारने आया और उसने जो कुछ भी करना था किया और उसके बाद अब वो शांति से बैठ गया है कि चलो भैया मेरा मूड चेंज हो गया, अब हम आपको नहीं मारेंगे, तब फिर आप आके उसको मार देते हो, मान लो उसकी आप डेथ ही कर देते हो या कुछ भी, तब ये जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि प्राइवेट डिफेंस आप उसी पीरियड में एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस टाइम पीरियड में आपके ऊपर अटैक हो रहा हो। ठीक है, जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो वो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट भी ख़त्म हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत कॉमन सेंस की बात है। नाउ बॉडी से रिलेटेड 101 और प्रॉपर्टी से रिलेटेड 104 है। राइट एक्सटेंड्स टू कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ, ये आपको मार्जिनल नोट है, ये ध्यान रखना है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉज एनी अदर हार्म देन डेथ। यहाँ पे डेथ को छोड़ के, क्योंकि डेथ तो ऊपर सेक्शन 100 में ऑलरेडी कवर हो चुका है। और इसी तरह 104 है कि सेम प्रॉपर्टी वाले इंग्रेडिएंट से अदर देन डेथ, सेम सेक्शन वही है। तो 101 को आप 104 के साथ पढ़ेंगे और 101 को आप 105 सॉरी सेक्शन 100 को सेक्शन 103 105। ठीक है ना, तो ये जो ग्रुप है इसको ऐसे ही डील करना, 101 102 और 103 105। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 106 क्या बोलता है, अगेंस्ट डेडली असॉल्ट रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। इसका इलस्ट्रेशन है फायरिंग ऑन अ मॉब। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो मार्जिनल नोट और दूसरा इलस्ट्रेशन ये मॉब वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट इज अबेटमेंट। ठीक है,
तो अमिटमेंट में मैंने पॉइंट्स वही लिखे हैं जो आपके क्वेश्चन में हाईली प्रोबेबल है कि एकदम टू द पॉइंट यही से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। नाउ लेट्स सी यूके यूपीओ में क्या आता है क्या नहीं, लेकिन आपके जितने भी लॉ रिलेटेड एग्जाम है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ये पॉइंट्स लिए ही वहाँ से गए हैं जो भी आपके ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। तो अबेटमेंट में पहले तो ये ध्यान रखिए, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग ये डिफाइन कहाँ पे है 107 में, अबेटर कहाँ पे डिफाइंड है 107 में, सॉरी 108 में, है ना। तो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग 3 तरह से होती है, या तो इंस्टिगेट करोगे, या आप इंगेज करोगे, या इंटेंशनली एड करते हो किसी पर्सन को कोई ऑफेंस कारित करने के लिए। और इसमें एक केस था क्वीन वर्सेस मोहित का, ये जो सती पे था, है ना। एक आदमी उसको इंस्टिगेट करता है कि तुम भाई सती हो जाओ। अब वो औरत चाहती है कि नहीं चाहती उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने उसको इतना इंस्टिगेट किया कि अब वो सती होने जा रही, सती हो गई। तो ये वाला जो केस था दैट वाज क्वीन वर्सेस मोहित। और 108 में अबेटर है, ये दोनों सेक्शन नहीं भूलेगा। 108A अबिटमेंट ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, जब हम फॉरेन कंट्री में, क्योंकि देखो अब 108 के साथ ए लग गया, कुछ ऐसे याद कर लो कि अब ए लग गया, कुछ एडिशनल वहाँ पे ऐड हो गया, तो नाउ ऑफेंस अबिटमेंट करने हैं इंडिया के बाहर, है ना। नाउ 109 पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, कैसी पनिशमेंट मिलती है अबिटमेंट में, जिस तरह से जिस ऑफेंस के लिए आपने अबिट किया है वो ऑफेंस हो गया है, तो जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट थी वही मिलेगी। जैसे किसी का मर्डर करने के लिए ए ने बी को अबिट किया कि आप सी का मर्डर कर दो, बी ने उसका मर्डर कर दिया, तो ए को वही ऑफेंस मिलेगी जो एक्चुअली वो मर्डर करता तब उसको मिलती, वही चीज़ यहाँ पे। नाउ 110 अबिटेड पर्सन डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम द अबिटर, ए ने बी को अबिट किया कि सी का मर्डर कर दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बी है उसका इंटेंशन कुछ बदल गया, उसने कुछ और भी कर दिया और मर्डर जो करना था तो वो भी कर दिया। तो यहाँ पे पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो वहाँ पे भी आप एग्जाम्पशन नहीं ले सकते कि भाई मैंने तो इन्हें बोला था कि बी को थप्पड़ी, सी को थप्पड़ी मार के आना, ये तो सी का मर्डर करके आ गए। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि वो सेम प्रोबेबिलिटी उसकी हो, ऐसा नहीं कि एकदम अजीब सा ही काम कर दे, तब तो फिर बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको आगे के सेक्शन में भी मिलेगी। आपको ध्यान ये रखना है 110 में कहते हैं अबिटेड पर्सन डज एन एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन, तो आप इसको डिफरेंट इंटेंशन से सेक्शन 110 को ध्यान में रखेंगे। नाउ 111 वन एक्ट अबिटेड डिफरेंट एक्ट डन, अबिट किया था तो मैंने किसी और चीज़ के लिए, हो गया कोई और एक्ट। इसमें इलस्ट्रेशन है काफ़ी सारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका हो जाता है, इसके इलस्ट्रेशन आप ज़रूर देखिएगा। इसमें इलस्ट्रेशन बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट डन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबिटमेंट, यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जो दूसरा एक्ट हुआ है उसकी कौन सी, उसका होने का जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी, है ना। इस पर आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, आप इसके इलस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर देखिएगा 111 के। नाउ 112 में अबिटेड लाइबल क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबिटेड एंड फॉर एक्ट डन, ठीक है। 112 बताता है कि जो अबिटर है, यानी जैसे मैं मान लीजिए किसी को अबिट की हूँ, तो मेरी जो लाइबिलिटी होगी वो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट की होगी, तो आपको क्यूमुलेटिव पनिशमेंट कहाँ मिलेगा 112 में। इसके भी इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने लिख रखा है इलस्ट्रेशंस, तो आप समझ लीजिएगा इसके इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नाउ 114 इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि अबिटर प्रेजेंट है, तो पहले तो बताओ किस सेक्शन में है, तो इट इज गिवन इन द सेक्शन 114। नाउ डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड सच ऑफेंस, जैसे मान लीजिए मैं अपनी प्रेजेंस में ही किसी को अबिट करके उसको ही ऑफेंस कराती हूँ और मैं भी वहाँ प्रेजेंट हूँ, तो ऐसा माना जाएगा कि वो ऑफेंस एक्चुअली मैंने ही किया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा पनिशमेंट सेम एज फॉर द ऑफेंस कमिटेड। नाउ नेक्स्ट इज जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, इसके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, हम फटाफट देख लेते हैं। तो सेक्शन 34 पहले तो बात करता है जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की। पहली चीज़ तो यही ध्यान रखनी है कि किस सेक्शन में है। ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, बहुत ज़रूरी बात है, बिल्कुल भूलना मत। आपके पीटी में क्वेश्चन आ गया ना तो गलत नहीं करके आइएगा, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो सेक्शन 34 इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। आपको कई सारे ऑप्शन देगा, रूल ऑफ फैक्ट, रूल ऑफ ये वो, कुछ नहीं, रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है। एंड रूल सॉरी व्हाट इज दिस, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ठीक है, ये इसका मतलब होता है सेक्शन 34 का, दैट एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ये ऐड कब किया गया था, ठीक है, ये तो मतलब था ही, ये जो मैं पॉइंट लिखी थी यहाँ पे इसका मतलब था ये ऐड कब किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो 1807 में बनता है, सॉरी 1870 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। नाउ फिजिकल प्रेजेंस फॉर पार्टिसिपेशन, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस, ज़रूरी नहीं है, मतलब हर केस में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फिजिकल प्रेजेंस पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी हो ही, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो फिर भी इंटेंशन और सारी चीज़ें वैसी हैं तो आपको लायबल ठहराया जाएगा। जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, है ना,
मान लो पाकिस्तान में बैठ के कोई यहाँ पे एक्टिविटी करा रहा है, तो वो फिजिकली तो यहाँ नहीं प्रेजेंट है, बट उसका इंटेंशन तो लग रहा है। तो जब मुझे लाइबल ठहराया जाएगा क्योंकि मैंने भाई यहाँ पे बॉम्ब फोड़ा है, तो उनको भी पकड़ा जाएगा जो मुझे गाइड कर रहे थे, है ना। नाउ मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन, अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो ये है शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाई ऑल पर्सन। यहाँ पे मेन चीज़ है इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अब लाइबिलिटी कैसी होगी, तो लाइबिलिटी सबकी यहाँ पे बनती है, एज इफ इट वॉज डन बाई ईच वन ऑफ देम इन सिंगुलर कैपेसिटी। ऐसा माना जाएगा कि सब ने ही उसको अलग अलग कैपेसिटी में, खुद अगर अकेले ही उसने उस तरह का काम किया है, ऐसा उसको माना जाएगा। नाउ प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली वेन, ये प्रिंसिपल कब अप्लाई होता है, व्हेन एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व। तो मतलब कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, है ना। टू इस्टेब्लिश सेक्शन 34, कॉमन इंटेंशन प्लस ओवर्ट एक्ट बोथ हैव टू बी प्रूव्ड। 2 चीज़ें आपको इसमें प्रूव करनी ज़रूरी है, फर्स्ट इज कॉमन इंटेंशन, दूसरी ओवर्ट एक्ट। ऐसा नहीं कि इंटेंशन लेके बस बैठे हुए, कुछ ना कुछ एक्ट तो आप अपनी तरफ से करोगे ही, है ना। तो ये दोनों चीज़ उसमें देखा जाता है। फॉर प्रूविंग जॉइंट लाइबिलिटी कॉमन इंटेंशन शुड बी प्रूव्ड। अगर जॉइंट लाइबिलिटी का चार्ज किसी पे प्रूव करना है या किन्हीं लोगों को जॉइंटली लाइबल ठहराना है, तो कॉमन इंटेंशन वही बात है, एसेंशियल है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इन सब लोगों का इंटेंशन एक सा था। अगर ये चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 34 एंड 149, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा ए बी वाले में। ए और बी दे देंगे कि बोथ ट्रू या ये ट्रू ये गलत, इस तरह से करके देगा। तो 149 इट क्रिएट्स ए स्पेसिफिक ऑफेंस। पहले ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है 149 एंड 34 डज नॉट क्रिएट अ स्पेसिफिक ऑफेंस। और उसके बाद मेयर पैसिव मेंबरशिप, अगर 149 है तो उसमें आप सिर्फ एज अ मेंबर ही बन के खड़े हो तो भी आपको लायबल ठहराया जा सकता है। लेकिन 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नाउ वाइकेरियसली लाइबल, वाइकेरियस क्रिमिनल लाइबिलिटी 34 एंड 149 को के अंदर रिकॉग्नाइज की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 120A और 120B ये दोनों डील करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। 120A में डिफाइंड है और 120B में पनिशमेंट दी हुई है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लो। फर्स्ट इज अग्रीमेंट ऑफ 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 2 पर्सन्स। तो उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ हो। अग्रीमेंट में क्या बोलते हैं वो, टू डू एन इलीगल एक्ट, आपको टर्म्स क्या ध्यान रखना है, टू डू एन इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। पहला तो इलीगल एक्ट ही करने का उनका इरादा है या उनका अग्रीमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक्ट तो लीगल करना चाहते हैं बट इलीगल मीन्स से करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कि जो प्रिंसिपल और एसेसरी होता है, यानी जैसे मैं मान लीजिए लीडर हूँ, मैं डील कर रही हूँ सबको और कुछ मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, तो मेरे में और उनमें अगर हम कॉन्स्पिरेसी करते हैं मिल के साथ में, तो हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं करेगा लॉ, है ना, इसका ये मतलब है। अब देखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो ये आपका है सेक्शन 141 से लेके 160। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा मुझे पता है, बट थोड़ा पेशेंस के साथ आप बने रहिए। जैसे मैं इसको जिस कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ा रही हूँ उसी कंसंट्रेशन से आप सुनते जाओ, अपने बेर एक्ट पलटते जाओ, आपको एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। वैसे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप इस समय उस कंडीशन में नहीं है कि आप अपनी चेयर टेबल लगा के अच्छे से सारी किताबें खोल के पढ़ सको, तो इस तरीके वीडियो और PDF ही आपकी मदद करते हैं। सो अनलॉफुल असेंबली कहाँ पे है, 141 में है। मिनिमम पर्सनस की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 5। कॉमन ऑब्जेक्ट, डोंट गेट कन्फ्यूज, यस ये मैंने एक एडिशनल आपके लिए लिखा है कि यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली में ऑब्जेक्ट शुड बी कॉमन, जो हमारा फाइनल एम है दैट शुड बी कॉमन, ठीक है। तो इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, इसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस में हम डिस्कस 100% करेंगे। अभी क्या है आपको ये ध्यान रखना है कि 141 में कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन नहीं। टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, अनलॉफुल असेंबली इकट्ठा हुई है कि भाई हम कोई लॉ या किसी लीगल प्रोसेस को होने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे। 144 क्या बोलता है, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन। तो 144 को आप डेडली वेपन से रिलेट करके उस तरह से याद कर सकते हो। 146 इज राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत आसान सा एक सेक्शन है बट ये बच्चे गलत कर जाते हैं, इसमें गलती नहीं करनी है। 146 में राइट है, 147 में इसकी पनिशमेंट डिफाइंड है जो कि 2 साल या फिर फाइन या बोथ। राइट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है ये आपको पता है, शॉर्ट आता है जुडिशरी एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स
उसमें आप देखोगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल ये कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि राइट और एफरे के बीच में डिफ्रेंशिएट करिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स में ही काम आना है, लॉ तो एक ही है, तो आपको पीटी मेंस दोनों जगह काम आएगा। बात ये होती है कि हम अपने नोट्स कैसे फॉर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि आप बल्क में कितना ज़्यादा लेके जाओगे, कितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। सो राइट मतलब होता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। देखिए, यूज़ ऑफ वॉयलेंस। पहले तो हम वॉयलेंस कर रहे हो वहाँ पे, मतलब उपद्रव मचा रहे हो, यानी कि वायलेंस का मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं याद आ रहा है। आप लोगों में से किसी को पता हो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन भी कराती हूँ और बड़ी अजीब सी बात है कि जब मैं लिखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है और ट्रांसलेशन हो जाता है अच्छा, लेकिन जब मैं बता रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक नहीं करती। एंड बाय अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, वो वायलेंस का यूज़ कर रहे हैं, अहिंसा एंड हिंसा। यस, वायलेंस मीन्स हिंसा। तो और क्यों ये सब वो कर रहे हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, क्योंकि उनका एक ऑब्जेक्ट है, एक एम है, उन्हें उपद्रव मचाना है, ये सब उनको अचीव करना है, इसलिए वो ये सारा काम कर रहे हैं। तो बहुत नॉर्मल सी बात है ये, तो हम न्यूज़ चैनल और अपने देश में तो पूरी दुनिया में मतलब देखते ही रहते हैं हमेशा। तो राइट को आप ऐसे रिलेट कर लें। मैं पहले आपको इसके साथ एफरे ही बता देती हूँ, कहाँ गया 159 या। सो 159 इज एफरे। देखो, इसमें 2 और मोर पर्सन्स, इसमें सिर्फ मैं हूँ, आप हो, एक और है, ठीक है, ऐसे ही समझेंगे। मैं हूँ, आप हो और एक कोई और इंसान है। तो हम लोग वी आर फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस। हम लोग गए थे साथ में, जो वो नाके पे मिलती है ना चाय और मैगी, वो खाने के लिए, और हम तीनों आपस में लड़ने लगे, फाइटिंग। एंड वी आर जस्ट कमिटिंग द ब्रीच ऑफ पीस। हम ब्रीच ऑफ पीस यानी जो शांति है बस उसको भंग कर रहे हैं। हमारे पास कोई वायलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम ना कोई हथियार लेके गए, कुछ इस तरह से नहीं कर रहे। तो ये बहुत छोटा सा जो चीज़ है ना, वो एफरे है। और जैसे ही वायलेंस, जैसे उसमें हिंसा आ जाएगी, दैट इज़ राइट। इसकी पनिशमेंट इसीलिए बहुत कम है। अब पुलिस हम तीनों को पकड़ के ले गई तो वो 1 महीने के लिए ही जेल में रखेगी। बट अगर हम लोग राइट में शामिल थे, जहाँ पे संख्या हमारी ज़्यादा थी, 5 या 5 से ज़्यादा लोग थे, यहाँ पे तो 3 ही लोग थे, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर राइट में पकड़ेगी तो कम से कम 2 साल के लिए हम 5 अंदर जाएंगे, ठीक है ना। नाउ 148 में राइट आर्म्ड विद डेडली वेपन। अब आप वायलेंस तो कर ही रहे हैं, हिंसा तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ AK-47 और पता नहीं क्या क्या जो भी बड़े बड़े हथियार औजार होते हैं आप वो भी लेके आए हो, तब आप 148 में आपको कवर करके पनिश किया जाएगा। नाउ 149 इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। पहले तो ये पॉइंट ही ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि 149 क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस और डज नॉट क्रिएट डिस्टिंक्ट ऑफेंस। तो आपको ध्यान रखना है इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। नाउ ऑफेंडर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। हम 5 लोग थे, चलो 5 से ज़्यादा ले लेते हैं, 6 लोग थे। तो जब उसने मुझे पकड़ा तो आई शुड बी अ मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, है ना। ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। जो ऑफेंस किया गया था वो उसी सापेक्ष में था, जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट हमें अचीव करना था उससे ही रिलेटेड कुछ था, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, नॉलेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, दैट शुड बी देयर, मतलब नॉलेज होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स। जो 141 में आपके 5 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसको एक बार रीड कर जाना बस, ठीक है। तो इसका प्रेजेंस वहाँ पे मिलना ज़रूरी है। देखो, एक क्वेश्चन ये ऐसे आता है कि वैंटनली ये टर्म कहाँ पे है, तो ये 153 में है, बस इसको ऐसे ही पढ़ लो, अभी ऐसे ही पढ़ लो, बाद में देखेंगे। वैसे भी ये क्वेश्चन मेंस वगैरह में नहीं मिलता, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही पूछता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन इतना छोटा सा है कि हमारा मार्क्स लेके जाए। तो वैंटनली 153 में है, प्रमोटिंग एनिमिटी। अगर रिलीजन के ग्राउंड पे, धर्म के ग्राउंड पे आप एनिमिटी दो से दो, मतलब एक समाज में आप एनिमिटी फैला रहे हो, यानी कि दुश्मनी समथिंग, तो फिर 153A में कवर होता है। 153AA ये 2005 के अमेंडमेंट से था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसका मार्जिनल नोट क्या है वो भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं, बट इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि 153AA में कब ये ऐड हुआ था। तो 153A इज़ पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स। इसमें आप आर्म्स कैरी कर रहे हो इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, ठीक है। तो इसमें मेन ये ध्यान रखिएगा कि 2005 के अमेंडमेंट से एक्ट ऐड हुआ था। नाउ 153B ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, रिलीजन के ग्राउंड पे जो एनिमिटी फैलाने की कोशिश की जाती है। 153B इज इम्प्यूटेशंस एक्सेट्रा जो प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये तो बड़ा आसान है, आप ऐसे याद कर लो ना, 153B और नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ बात है बस। ना 154 वाइकेरियस लाइबिलिटी से डील करता है आपका ये सेक्शन। वाइकेरियस लाइबिलिटी से कौन सा सेक्शन डील करता है, 154।
विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर। देखिए ये पॉइंट्स आपको देखने में लग रहे होंगे मैम ने ऐसे कैसे लिखा है, क्या लिखा है, इसलिए मैंने कहा ये ज़्यादा उन लोगों को हेल्प करेगा ये वीडियो जो पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ चुके हैं, है ना। और अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस भी देने जा रहे हो तो ये मैं आप बताओ, अगर 154 पे क्वेश्चन है, ये 2 टर्म आपको याद है, आपने ऊपर ही लिख दिया, वैसे और भी चीज़ें याद है क्योंकि अब आप मेंस लिख रहे हो, बट ये 2 टर्म आप क्योंकि पहले से पढ़ते आए हो तो बिल्कुल अच्छे से याद है, आपने इसको ऊपर लिख दिया, है ना। आपके +2 तो 100% हो जाना है वहाँ पे ना। 159 में आपको बता चुकी हूँ एफरे है, 146 रायट है, 159 ऐसे याद कर लो ना, 159 है, क्या है 159 3 है ना। तो देखो हम 3 लोग गए थे चाय और मैगी पे और वहाँ पे लड़ाई करने लगे, पुलिस पकड़ ले गई, 1 महीने के लिए बंद कर दी। पर वही जब हम 3 लोग 2-3 और लोगों को लेके फिर से उसी जगह गए और अब हम वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने साथ डेडली वेपन ये सब रखे हैं, तो अब हम राइट कर रहे हैं, तो हमें कम से कम 2 साल ऐसे रिलेट करके याद कर लेना चाहिए। नाउ 170 इज पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो बस इसे सेक्शंस याद कर ऐसे ही समझ लेना। देखो अब आ जाता है आपका, मैंने एविडेंस के सिर्फ क्वेश्चन से लगाए, ये मैंने आई थिंक मैंने ये बना के रखा था, ये मैंने ऐड कर दिया। इसमें एक पार्ट है फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जो जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट्स होते हैं दे आर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सेक्शन में दिया है, तो 56 से लेके 58 तक ये आपका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तो बस वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ आपसे। तो 57 में ये दिया हुआ है दैट जुडिशियल नोटिस टू बी टेकन, कहाँ पे दिया है जुडिशियल नोटिस टू बी टेकन, 57 में। 58 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू प्रूव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किस सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ दिया है दैट फैक्ट्स एडमिटेड, जो फैक्ट्स ऑलरेडी एडमिट हो गए हैं उनको हमें दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज सेक्शन 58। नाउ जुडिशियल एडमिशन ऑपरेट्स एज वेवर ऑफ प्रूफ, ये टर्म याद रखना कि जो जुडिशियल एडमिशंस हैं उनको कंसिडर कैसे किया जाता है, एज अ वेवर ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब ये जो जुडिशियल नोटिस मैंने ऊपर लिखा, इसका मतलब क्या है, तो जुडिशियल नोटिस मतलब टू रिकॉग्नाइज विदाउट प्रूफ समथिंग एज एग्जिस्टिंग, बिना प्रूफ के ही किसी चीज़ को ये मान लेना कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं जुडिशियल नोटिस। ये ध्यान रखिएगा, आपके एविडेंस का पार्ट भी उत्तराखंड एपीओ में और कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ एविडेंस का पूछा जाता हो। आईपीसी तो चलो तब भी कुछ स्टेट्स में नहीं पूछा जाता। हाँ अच्छा, ये मैंने एडमिशन्स पे कुछ क्वेश्चन एविडेंस में रखे हैं क्योंकि एडमिशन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एडमिशन का क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस वाज अमेंडेड बाय द IT एक्ट 2000, तो इसमें तो आंसर आपका सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट होगा, जिसको कि IT एक्ट 2000 ने अमेंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका, एक सेकेंड मैं थोड़ा देख लेती हूँ, सेक्शन 17 एडमिशन डिफाइन, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, हाँ ठीक है, रेलिवेंट है। नेक्स्ट इज एडमिशन मतलब क्या होता है, तो एडमिशन मीन्स स्टेटमेंट मेड बिफोर कोर्ट, स्टेटमेंट मेड इन अ डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट सजेस्टिंग इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू। तो ये डायरेक्ट आपके बैराट की लैंग्वेज है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी MCQ हम रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, विच सेक्शन, सेक्शन 31 ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज, तो दे मे ऑपरेट एज स्टॉपल, ये डायरेक्ट सेक्शन 31 की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एडमिशंस आर कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर बट मे ऑपरेट एज स्टॉपल्स अंडर सर्टेन प्रोविजंस। अभी देखे सेक्शन 31 कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है लेकिन इट में स्टॉप, ठीक है, एक विबंध की तरह ये काम कर सकता है। नाउ 84 इज एडमिशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड्स स्टेटमेंट मेड बाय एक्सप्रेसली रेफर्ड पर्सन। देखिए एडमिशन कौन बना सकता है, कौन कर सकता है एडमिशन, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से देखते चलना है। अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं, अरे हाँ, तो एडमिशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड्स स्टेटमेंट मेड बाय एक्सप्रेसली रेफर्ड पर्सन, एजेंट ऑफ अ पार्टी टू अ प्रोसीडिंग ऑथोराइज टू मेक द स्टेटमेंट, पर्सन हुज लाइबिलिटी मस्ट बी प्रूव्ड एंड पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टी डिराइव्ड हिज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे अगर आपने लिस्ट अच्छे से पढ़ी होगी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी दे कैन मेक द admission. Next is under the provisions of Indian Evidence Act, admissions and confessions have the same meaning. ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो कहीं नहीं है। एडमिशन और कन्फेशन क्या सेम चीज़ होती है? कोई आदमी कोई फैक्ट एडमिट करने आया और वहीं पे कोई कन्फेशन करने आया कि हाँ मैंने ही अपराध किया, तो कितना अलग है। एडमिशंस एंड कन्फेशंस हैव द डिफरेंट मीनिंग।
एडमिशंस आर मैटर इन क्रिमिनल ट्रायल, कन्फेशन आर मैटर इन सिविल ट्रायल। ऐसा कुछ नहीं है। कन्फेशन ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये हमें नहीं भी पता फिर भी कर सकते हैं। कन्फेशन क्या सिर्फ सिविल मैटर्स में होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर बी है। Give the correct answer. All the admissions are confessions but all the confessions are not admission. ठीक है, देखो सारे admissions confessions हैं, बिल्कुल गलत। सारे confessions admission है, हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जितना admission किया गया सारे admission का confession होते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशंस बाय एजेंट्स आर, जो एजेंट्स एडमिशन देते हैं, एडमिसिबल इन सिविल प्रोसीडिंग्स। इसको ध्यान रख लीजिए कि एजेंट जब कोई एडमिशन देता है तो वो सिविल प्रोसीडिंग में भी एडमिसिबल होता है, ओनली इफ द एजेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एडमिशंस। अगर उसकी अथॉरिटी है एडमिशन करने की तो उसके जो एडमिशन है वो सिविल प्रोसीडिंग में एडमिसिबल होता है। ठीक है, और नेवर एडमिसिबल इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब एजेंट के बाद में देख लो, बारे में देख लो, सिविल प्रोसीडिंग में अगर वो अथॉराइज्ड है तब तो ठीक है, एडमिसिबल होगा, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दैट इज नॉट एडमिसिबल। Admissions bind the maker in so far as it relates to the facts, question of law, both question of law and facts, neither A or B। तो facts से related इसी को बोला जाता है स्टॉप, सेक्शन 31। ठीक है, बट इट में स्टॉप, तो स्टॉपल किस चीज़ पे लगेगा? फैक्ट्स पे। आपने जो बात की थी आप अपनी बात से ही मुकर जा रहे हैं। व्हाट इज़ द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन? अब जो कोई एडमिशन करता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? तो सेक्शन 31 आपको बता चुका है कि इट एक्ट्स एज एन स्टॉपल। कंक्लूसिव प्रूफ तो एडमिशन नहीं है। If an accused voluntarily consents from brain mapping and narco analysis, thus in such situation, देखो अभी मैंने आप बोलते बोलते ही पढ़ा था कि एडमिशंस में ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस ये कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, सेक्शन 17 में ये रेलिवेंट होगा। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं, नॉट टू ऑपरेट एज स्टॉपल, इट ऑपरेट्स एज स्टॉपल ऑफ नो वैल्यू। तो इसका आंसर होगा ए। नाउ which one of the following admissions is no evidence? An admission made by one of the several defendants in a suit against another defendant. An admission made by guardian ad litem against a minor, no evidence पूछा है। An admission made by one of the partners of a firm against a partnership firm, और ओनली ए एंड बी। तो ए एंड बी यहाँ पे होंगे जिनको हम नॉट इन एविडेंस की तरह कंसिडर कर रहे हैं। नाउ अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशन कैन बी मेड बाय, एडमिशन कौन बना सकता है? पार्टी टू अ सूट, काउंसिल एंड पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, ये सारे लोग। विच कैनॉट मेक एडमिशंस, कौन एडमिशन नहीं बना सकता है? तो इसका राइट आंसर है एडमिशन बाय को डिफेंडेंट, यानी को डिफेंडेंट एडमिशन नहीं बना सकते हैं। अब थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेलीवेंट? इसमें से कौन इरेलीवेंट है? पहला देखते हैं, एडमिशन मेड बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, एडमिशन मेड बाय एजेंट ऑफ अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, एडमिशन मेड बाय पार्टी हैविंग पिक्यूनरी इंटरेस्ट, है ना। और नेक्स्ट इज एडमिशन मेड बाय पार्टी हु हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी इन सूट, तो जिसको रेफर नहीं किया गया है उसके द्वारा बनाए गए एडमिशन की कोई महत्व नहीं है। डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। द ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट। तो यहाँ पे सी अब जो भी बोलेगा वो एक एडमिशन की तरह कंसिडर किया जाएगा। द जनरल रूल इज दैट एडमिशंस आर प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर। Which of the following provisions of the Indian Evidence Act provide for exception of the rule? तो इस चीज़ का एक्सेप्शन आपका कौन सा है? सेक्शन 21। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार फिर से देख लेंगे। Which section of the Indian Evidence Act lays down the rule that in certain circumstances admission can be proved by one or on behalf of the person making it? तो ये अगेन सेक्शन 21। इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ठीक है, उसको पता था कि चोरी की चीज़ें हैं और उसको फिर भी वो चुरा लेता है, रिसीव कर लेता है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? A may prove the statement though in the nature of admission because they are explanatory of conduct influenced by the facts in issue। तो ये सेक्शन 8 से रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलिवेंट। कब ओरल एडमिशंस रेलिवेंट होते हैं? द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस of the same. The genuineness of the electronic record produced is in question, both A and B and none of the above।
तो ठीक है, इसका आंसर होगा जब वो जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्वेश्चन में होता है तब हम ओरल एविडेंस एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दे सकते हैं। 101 Under Indian Evidence Act 1872, the provision of relevancy of oral admission as to contents of electronic record, ये आपका कहाँ है 22A of Indian Evidence Act, ये IT Act से जोड़ा गया था। Which section of the Indian Evidence Act deals only with civil matters, कौन सा सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर से डील करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन नंबर 23। इसमें साफ साफ लिखा है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद, अगेन आ जाएगा जहाँ भी सिविल लिखा होगा, कहाँ लिखा है रेलेवेंस ऑफ एडमिशन इन सिविल केसेस, ठीक है। ओके 104 कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रेजुडिस, तो विदाउट प्रेजुडिस कौन सा क्लॉज है? ये है आपका 21, 24, 23 एंड 22। तो जो 23 आपका सिविल से रिलेट करता है उसको हम विदाउट प्रेजुडिस क्लॉज भी बोलते हैं। Proposition under Evidence Act are statements. A statement is a genus, admission is a species, and confession is a subspecies. देखो सारा तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो वैसे भी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो आप इसको सब पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है 1 इज करेक्ट, 1 and 3 आर इनकरेक्ट। तो बस हम 1 पढ़ लेते हैं। Proposition under Indian Evidence Act आर स्टेटमेंट इज़ अ जीनस, स्टेटमेंट जीनस होता है, एडमिशन उसकी स्पीशीज़ होती है, और कन्फेशन इज़ अ सब स्पीशीज़। तो सही बात है, ये स्टेटमेंट तो मतलब कुछ भी हो सकता है। जब उस स्टेटमेंट में कुछ आप ऐसा बोलते हो कि आपका फैक्ट एडमिट किया जाए तब एडमिशन उसके अंदर आएगा। और जब आप कन्फेशन कर लेते हो, अभी ऊपर ही बताया गया कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस, ठीक है। तो कन्फेशन इज़ अ सब स्पीशीज़, इसीलिए यहाँ पे आंसर ये दिया था। नेक्स्ट इज इन इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन कहाँ पे डिफाइंड है? तो कन्फेशन देखो कहीं पे भी नहीं डिफाइंड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ए सेज टू बी दैट ही हैज़ फिनिश्ड हिज वाइफ फॉर एवर। अब ये बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो क्या है ये एक कन्फेशन है। किसको बता रहा है? बी से कह रहा था, ठीक है। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तो ये आपका सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 को हमेशा सेक्शन 28 के साथ पढ़ा जाएगा। जब इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हटा दिया जाता है तब क्या होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज अ ग्राउंड अंडर सेक्शन 24? इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस से डिसीट, थ्रेट, तो डिसीट नहीं है वहाँ पे। इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और थ्रेट, ये 3 चीज़ तो है ही। अरेस्टिंग वुमेन इन एप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट एंड माल ट्रीटमेंट मेक्स अ कन्फेशन फॉर मर्डर ऑफ हर मदर इन लॉ इन द विलेज पंचायत। वो कन्फेशन बता देती है, कन्फेशन करती है कि दैट शी हैज़ किल्ड हर मदर इन लॉ। तो इनएडमिसिबल ड्यू टू इनवॉलंटरीनेस, ठीक है। इसको यहाँ पे इनएडमिसिबल मानेंगे ड्यू टू इनवॉलंटरीनेस, मतलब चाहती ही नहीं थी। 111 देखते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन मेड टू पुलिस इज नॉट एडमिसिबल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे सेक्शन 25 में साफ दिया हुआ है कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है, याद रखना 25 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कन्फेशन बिफोर द पुलिस विल बी प्रूव्ड, विल नॉट बी प्रूव्ड। देखो ये तो कोई कहने की बातें नहीं है। पुलिस के सामने लिया हुआ कन्फेशन आप नहीं प्रूव करोगे कभी भी, उसके साथ आपको और भी चीज़ें रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट कन्फेशन करना है तो आप जाइए मजिस्ट्रेट के सामने करिए। A commits a crime and goes to police officer. He makes confession and gives other information. A is charged with the offense of, इसका right answer है cannot be proved against him because अब पुलिस ऑफिसर के सामने किया है तो बात ही खत्म हो जाती है, आप कोई भी स्टोरी बना लो। A confession to be inadmissible under section 25 of Indian Evidence Act may relate to the same crime or any other crime, ठीक है। आंसर इसका मे है, ये ध्यान रखिएगा, मस्ट वस्ट से नहीं मतलब है यहाँ। अ कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बिफोर पुलिस ऑफिसर, अगेन आप पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन कर रहे हो तो इट इज़ नॉट एडमिसिबल। असर्शन क्या बोलता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी पुलिस ऑफिसर के सामने आप कर रहे हो इफ़ वॉलेंटरी, अगर वो जानबूझ के आपने किया, कैन बी रिलाइड अपॉन विद अदर एविडेंस। और इसका बी पार्ट रीज़न क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज़ अ वीक पीस ऑफ एविडेंस। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही बात है, क्योंकि ये वीक पीस ऑफ एविडेंस है इसलिए आपको और अदर फैक्टर्स के साथ उसको corroborate कराना पड़ेगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट इज रेलिवेंट? आप कन्फेशन आप मजिस्ट्रेट के सामने करते हो तो कहाँ पे रेलिवेंट है? कन्फेशन बाय अक्यूज टू वायलेंट कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। आप कस्टडी में हो लेकिन अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने करते हो दैट इज रेलिवेंट।
अंडर सेक्शन 26। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स अ कन्फेशन मेड कहाँ पे बनाया गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब ये होता है कि जुडिशियल यानी कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं है, बाकी किसी के सामने है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन कोर्ट, डॉक्टर, फ्रेंड, बोथ, बिफोर बोथ डॉक्टर एंड बिफोर फ्रेंड। हाँ ठीक है, मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने छोड़ के आप कहीं पे भी अगर कन्फेशन बनाते हैं, कन्फेशन करते हैं। अ कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 26 Indian Evidence Act if made in the presence of the magistrate. A confession made by a person while in police custody is inadmissible. पुलिस कस्टडी के सामने किया गया वो inadmissible है अंडर सेक्शन 26। ठीक है, 26 में कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने बनाया गया तो ठीक है, एडमिसिबल है, अदरवाइज इट इज इनएडमिसिबल। अ वॉलंटरी कन्फेशन इज एडमिशन इन एविडेंस व्हेन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। वॉलंटरी मतलब अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। व्हेन मेड टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। वेल मेड टू अ विलेज सरपंच, ये सब हटाओ, बस ये है कि व्हेन मेड टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। नाउ सेक्शन क्वेश्चन 122, कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑन ओथ। ओथ पे रिकॉर्ड किया गया इस मजिस्ट्रेट के सामने ओथ पे आपने कर लिया, तो इसका आंसर क्या होगा, इनएडमिसिबल। मजिस्ट्रेट ऑन ओथ इज इनएडमिसिबल, क्योंकि जो देखो ओथ की बात है यहाँ पे, कन्फेशन एक्सेट्रा कभी ओथ ले से आपसे क्यों कराएंगे, वो आप अपनी इच्छा से करते हो, तो उसके लिए शपथ लेने की क्या ज़रूरत है ना, आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल सकते। द टर्म पुलिस कस्टडी यूज्ड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है सम काइंड ऑफ सर्विलांस एंड रेस्ट्रिक्शंस ओवर द अक्यूज्ड पर्सन बाय द पुलिस। इसका मतलब होता है पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कन्फेशन मतलब क्या होता है, इट इज़ मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। कन्फेशन इज इनएडमिसिबल इफ इट इज़ मेड बाय द अक्यूज्ड टू अ डॉक्टर वाइल्स्ट इज द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस की कस्टडी में है तो वो कभी भी जाके आपका रिलेवेंट नहीं होना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब देखो क्वेश्चंस तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपना पेशेंस बनाए रखिए। आप ये कर सकते हैं, अगर टाइम आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आप वीडियो 2x पे कर लीजिए, फटाफट दिख जाइए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज जनरली सबकी कोशिश ये रहती है कि छोटा छोटा वीडियो डालें, भले ही कंसेप्ट कम क्लियर हो, 10 मिनट का 15 मिनट का करके, क्योंकि टाइम कम रहता है तो लोग देखते हैं तो उससे उनका वॉच टाइम काउंट होता है, वो सब हमें भी पता है। लेकिन मेरा यहाँ पे कोई ऐसा पर्पस नहीं है, क्योंकि आपके 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, इसलिए मेरा फोकस इसी पे है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ, क्योंकि एडमिशन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी क्या है, पेशेंस के साथ 2x पे कर लो और स्पीड आप बढ़ा लो, लेकिन क्वेश्चन एक बार आप सारे देख ही जाइए। खुद से कर लिया है तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे तो भी रिवाइज होगा, और नहीं कर पाए तो आप इस वीडियो का फिर फ़ायदा उठाइए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्ट मतलब ट्रैक पे जा रहे थे वापस हो गए, तो इसका मतलब ये कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली रिजाइल्ड, है ना, मतलब जो कन्फेशन बना रहे थे भाई, अब कन्फेशन वापस ले लिया उन्होंने। अ कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन इज रेलिवेंट if it is made while he is in custody of police officer and made in the immediate presence of magistrate। तो immediate presence थी magistrate की, तब उस समय वो कन्फेशन अपना बनाता है। ठीक है, देन वी कैन कंसिडर। देखो ये सारा बेयर एक्ट से ही है, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कोई बात नहीं, एविडेंस एक्ट आपको बहुत जल्दी इस चैनल पे मिलेगा। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी जितना भी मुझे पता है, ऑल्दो बहुत कम ही पता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तब ये सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। फॉर रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन द मैजिस्ट्रेट शुड इन्फॉर्म सच पर्सन दैट ही इज़ नॉट बाउंड। इसीलिए जो ओथ वाला क्वेश्चन था वो गलत हो गया, कहीं भी ओथ लिखा होगा ना कन्फेशन के टाइम ओथ, भाई आप उस पर्सन से शपथ दिला रहे हैं, यानी एक तरह से उसके दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो, नहीं, उसको छोड़ दो फ्री, दैट यू आर बाउंड, यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। उसके बाद भी अगर आप कन्फेशन बनाना चाहो देन वी आर हियर। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे है। असर्शन in certain cases corroboration of confession is necessary, in all cases an extrajudicial confession must be corroborated। तो इसका आंसर देखो क्या है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ठीक है, A an accused makes a confession to SP। In this case the confession made by A is, अब SP है तो कौन है, SP है तो पुलिस वाले ही, तो भाई सीधी सी बात है। आप देखो कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, अगर SP है तो क्या हुआ, है तो पुलिस वाला ही, तो कन्फेशन इनएडमिसिबल होगा, बात खत्म, है ना। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन। अब देखो जो बच्चे अभी भी देखते चले आ रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ गया, देखो कहाँ कहाँ पूछा गया, UJS, HJS, पंजाब, MP HJS, सब हायर लेवल का एग्जाम्स में पूछा गया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन इन सब्सिक्वेंट फैक्ट्स, ये सेक्शन 27 पे
ये एक मैक्सिम है, मैक्सिम बोल लो या कुछ भी कह लो कि एक अप्लाई होता है, एक डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट अप्लाइज when the person giving information is an accused and in पुलिस कस्टडी। देखो सेक्शन 27 तब अप्लाई होता है जब वो पुलिस कस्टडी में हो। ठीक है, सेक्शन 27 में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको बताई जाएंगी, बिल्कुल बताई जाएंगी। सेक्शन क्वेश्चन 133, कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी व्हेन एडमिशन। ठीक है, व्हेन एडमिसिबल, कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड कस्टडी में एडमिसिबल कब होता है? व्हेन इट लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। ठीक है, लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। नाउ नेक्स्ट इज इफ एन अक्यूज्ड वॉलंटरली कंसेंट्स फॉर ब्रेन मैपिंग। अक्यूज्ड, मान लो मैं अक्यूज हूँ और मैं अपनी स्वेच्छा से ये कंसेंट देती हूँ दैट आई एम रेडी फॉर ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट, देन सच इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। किस सेक्शन में रेलिवेंट होगी? सेक्शन नंबर 27। अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्फेशन एविडेंस, सो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन एज इट रिलेट्स distinctly to the fact discovered in consequence of information received from the person accused may be proved against it। हम लोग जो करेक्ट आंसर है बस वही देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर 1 एंड 2 आर ट्रू, तो 1 एक बार फिर से पढ़ लेंगे और फिर 2 पढ़ लेंगे बस। अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, in respect of confession evidence, so much of the information as it relates distinctly to the fact discovered, क्योंकि डिस्कवरी से भी डील करता है आपका सेक्शन 27। in consequence of information received, ठीक है, may be proved against him, person giving such information must be accused of an offense। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पर्सन आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डिस्कवरी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट पर्सन शुड बी अक्यूज्ड, राइट। Now section 27 of Evidence Act applies to discovery of some facts which the police had not previously learned from other sources। पुलिस को कहीं और से नहीं पता चला था, तभी डिस्कवरी रेलिवेंट होगी। और जो अक्यूज था उसने ही बताया, उसने पिन पॉइंट करके बताया कि मैं उस पेड़ के नीचे, आप फला फला पेड़ है उसके नीचे आप खोद के देखो तो मैंने वो चाकू गाड़ के रखी है और वो एज इट इज़ मिलती है, देन इट इज़ रेलिवेंट। ठीक है, आई होप इस मैंने जो छोटी सी स्टोरी बताई इससे आपको याद रह जाए। An accused in police custody informs to the state house officer that the key by which he opened the safe and committed theft is kept by him in that portion of the house. What is the extent of information can be proved for keeping the key in the patio of the house? It is patio. I don't know what is the meaning of patio. ठीक है, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट, द फैक्ट डिस्कवर्ड मीन्स, फैक्ट डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है? द knowledge of the accused as to the object and the place। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम फटाफट कर लेते हैं सीआरपीसी पे, क्योंकि सीआरपीसी ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और सीआरपीसी बहुत ही अच्छा है। इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसको अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट समझते हुए चलिए। ये सब क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ MCQs हम ज़रूर देख लेंगे। Which one of the following sections of criminal procedure code deals with the language and contents of judgment? डायरेक्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। ये डील करता है 354, सेक्शन 354 डील्स विद द लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट। ठीक है, मैं भी ओपन कर लेती हूँ एक बार, आप भी ओपन करके रख लीजिए। तो इसमें डायरेक्ट सेक्शन है लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें जो हैंग्ड बाय नेक, अगर कहीं पे ये क्वेश्चन है ना कि कहाँ पे हैंग्ड बाय नेक दिया है, तो ये भी 354 में ही दिया हुआ है। अ जजमेंट कंटेन्स कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। जजमेंट मतलब, जजमेंट में क्या होता है? कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, द डिसीजन ऑन द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीजन देयर ऑफ। ठीक, तो इसका आंसर राइट है ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या जजमेंट में क्या होता है? पहले तो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस होता है, द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, किस पॉइंट पे डिटरमाइन किया गया, द डिसीजंस ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीजन देयर ऑफ, तो सारी चीज़ें कवर होती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच केस द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड मे बी डिस्पेंस्ड विद, डिस्पेंस मतलब उसको परमिशन दे दी जाएगी कि आप मतलब नहीं प्रेजेंट रहोगे तो भी चलेगा, with at the time of delivering the judgment। ठीक है, इसका राइट आंसर है when the personal attendance of the accused has already been dispensed, और with the judgment is of acquittal। अगर acquittal का judgment है तो भी आप आओ या ना हो, ठीक है, काम चलेगा। Under which section of the CRPC a court can order with fine, when fine is not part of sentence, any amount to be paid by the accused as compensation। कैसे याद रखोगे? accused as compensation ये दिया है
357 के 3 में, ठीक है। वैसे 357 ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन की बात करता है, और इसका 357 का सब क्लॉज 3 ये डील करता है अक्यूज्ड एज टू पेड बाय अक्यूज्ड एज कॉम्पनसेशन, जहाँ पे फाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। which section which is the section recently inserted in the CRPC providing victim compensation scheme? तो ये तो बहुत आसान है, 357A। इसके साथ साथ आप 357A के साथ 357B और 357C ये तीनों आप पढ़ेंगे। 357A बात करता है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम की, बी बात करता है कॉम्पनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326A एंड 376 IPC, यानी एडिशन टू फाइन, कुछ कॉम्पनसेशन आपको फाइन के अलावा भी देने हैं, उसकी बात 357B करता है। और 357C आपका ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स, विक्टिम की ट्रीटमेंट से रिलेट करता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, अगर आप में से कोई स्टूडेंट लास्ट तक बना हुआ है तो आपको इससे बेनिफिट 100% मिल रहा होगा। और अगर मैं ऐसा सही समझ रही हूँ तो आप मुझे मेरे लिए इतना सा कर दीजिए कि आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइए कि मैम हम आपके साथ लास्ट तक बने थे और हमको फ़ायदा मिला, मतलब एक तरह से रिवाइज़ हो गया अच्छे से। और आई होप कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आए, और आ ही जाएगा, कहाँ से आएगा। और अंडर सेक्शन 357A2 CRPC, विच ऑफ द अथॉरिटीज़ ऑथोराइज टू डिसाइड क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन, क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन कौन सी अथॉरिटी डिसाइड करती है? तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मुझे तो बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिला। MPCJ देख ही रहे हो आप, 2014-18 हर जगह। The compensation to the victim under section 357 of the CRPC can be passed by the ट्रायल कोर्ट पास कर सकता है कॉम्पनसेशन, एपिलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, कोई भी कोर्ट कॉम्पनसेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। द विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम ये कहाँ दी है? 357A में। अच्छा 357A में दी है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2009। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो ये ध्यान रखना है 357A में क्या है और वो कब आया था, तो 2009 में। विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन Which of the following provisions of the CRPC compensation is paid to groundlessly arrested person? तो देखो 358 दिया है, compensation to persons groundlessly arrested, ये एकदम मार्जिनल नोट है, groundless आप ऐसे लिख लो, groundlessly arrested, उसके आगे 358, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एवरी स्टेट गवर्नमेंट the central government shall prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victims। तो इसका राइट आंसर होगा इन कोऑर्डिनेशन विद। तो सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रिपेयर करते हैं स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स टू द पर्पज ऑफ compensation to the victims। all hospitals public or private shall provide the first aid and medical treatment free of cost to the victim ऑफ ऑफेंस ऑफ एसिड अटैक। जो एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ये कहाँ पे है? 357 के C में, अभी देखा था हमने, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स। नाउ अंडर CRPC for which offense it is mandatory for all government and private hospitals to provide first aid to the victim। देखो फर्स्ट एड आप जो विक्टिम को प्रोवाइड मैंडेटरी होता है, कोई भी हॉस्पिटल हो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ये आपका 376A ऑफ IPC, 376A IPC बहुत क्लियरली इस चीज़ को बोलता है। आई मीन 376A और IPC का अगर ऑफेंस हुआ है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ये आपके ऊपर मैंडेटरी है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, ठीक है। अच्छा 326A भी है और 376C, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा, क्योंकि 326A और 376C आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी ऑफेंसेस से डील करते हुए सेक्शंस हैं, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन CRPC। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम ये कहाँ पे है? बाय CRPC क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013। तो 357 अभी हम देख चुके हैं विक्टिम का ट्रीटमेंट। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 357(3) जो है ये आपका आया था 2013 के अमेंडमेंट से। अंडर सेक्शन 358 मैजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज हर्ड में अवॉर्ड सच कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ टू बी पेड टू एनी पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। 358 डील करता है ग्राउंडलेसली अरेस्टेड से, तो उसमें जो कॉम्पनसेशन है वो 1000 रुपये है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिफॉल्ट सेंटेंस that can be awarded in case of non-payment of compensation under section 358? इसका आंसर है 30 दिन के अंदर आपको 368 इज़ द मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट सेंटेंस, यानी 30 दिन का आपको जेल पहुंचाया जा सकता है, आपको सेंटेंस दी जा सकती है अगर आप कॉम्पेंसेशन नहीं देते हो तो।
हु मे बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 360 में किसे रिलीज़ किया जाएगा? एनी पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, 21 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, कोई पर्सन जो 21 ईयर्स ऑफ एज, ये कैसे है, एक सेकेंड आई एम जस्ट, तो यहाँ पे जैसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी 2 सेकंड के लिए आई गॉट कंफ्यूज। इसमें कुछ नहीं है, दोनों में 21 साल की उम्र से जो नीचे की बात दी हुई है, नॉट अंडर और अंडर 21, इसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिफरेंट है। एक में क्या होता है कि डेथ सेंटेंस वगैरह से पनिशेबल है, और एक में फाइन से, इसलिए लिखा गया है। एंड एनी वुमेन, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि एक में तो बोल रहा है कि नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, और दूसरे में बोल रहा है अंडर 21, तो दोनों कैसे साथ में हो सकते हैं? दोनों साथ में हो सकते हैं। 360 में ये चीज़ बताता है। विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट नो कोर्ट शैल ऑल्टर द जजमेंट आफ्टर इट हैज़ बीन साइंड? तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो कोर्ट शैल ऑल्टर जजमेंट, तो ये आपका सेक्शन 362 है, ठीक है। अ कोर्ट व्हेन इट हैज़ साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ अ केस इट मे करेक्ट अ क्लरिकल मिस्टेक, तो ये आपका एकदम ऑल्टर फाइंडिंग्स वगैरह नहीं, ये करेक्ट कर सकती है क्लरिकल मिस्टेक को। नेक्स्ट है, एज सून एज द जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ अ केस इज साइंड, ऐसे में क्या होगा? करेक्ट क्लरिकल मिस्टेक को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज देखते हैं, कोर्ट इम्पोज डेथ सेंटेंस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सच जजमेंट टू डेथ कन्विक्ट, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है, इट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इमीडिएटली वेदर और नॉट ही अप्लाइज फॉर, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दी जाएगी, ठीक है। जब क्या किया गया है? डेथ सेंटेंस इम्पोज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हैज़ जुरिस्डिक्शन टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट? अगर गुड कंडक्ट है तो आप प्रोबेशन पे छोड़ने का जो राइट है वो किस कोर्ट का है? ट्रायल कोर्ट, अपीलेट, रिविजनल, कोई भी कोर्ट कर सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखो, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो है यहाँ पे दिया हुआ है 357, ठीक है, जो कि हमने देखा कि कहाँ दिया हुआ है 357A। तो ये था हमारा अभी आज का लेक्चर, काफ़ी लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, आपने अगर इसको लास्ट तक देखा होगा तो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। आप बने रहिए, आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आती हूँ पुलिस एक्ट का एक रिवीजन, जो कि आपके उत्तराखंड APO में काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा 1 घंटे से बोल रही हूँ लगातार, अगर अच्छा लगा हो तो आप बस कुछ नहीं करना है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैम हम लास्ट तक बने थे और हमें इससे हेल्प मिली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करिए।